नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिससे पूरी दुनिया कई वर्षों से परेशान है और आने वाले कई सदियों तक हम परेशान रहने वाले हैं। इसमें आज चर्चा की वजह यह भी है कि आखिर हम आने वाली पीढ़ी को कैसी दुनिया सौंप कर जाने वाले हैं। दरअसल जलवायु परिवर्तन का दौर है। इसमें हर चीज़ जो है वो एक्सट्रीम पर जा रही है। अगर बारिश होती है तो एक ही दिन में एक हफ्ते नहीं बल्कि एक महीने की बारिश हो जाती है। अगर सर्दी पड़ती है तो कड़ाके की सर्दी पड़ती है। गर्मी का मौसम आता है तो ऐसा लगता है कि आसमान से आग ही बरस जाएगी। इस सब की वजह आमतौर से लोग कहते हैं कि जंगल कट रहे हैं, नदियाँ गड़बड़ हो रही हैं, फिर उसके बाद पहाड़ ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो औद्योगिकरण है वो भी इसकी बड़ी वजह है। आमतौर से हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि खेतों में किसान पराली जलाते हैं इसलिए प्रदूषण हो रहा है। दिल्ली इसका उदाहरण है कि जहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भी घर से बाहर निकलें। ये हम आज जो बात कर रहे हैं मजाक लग सकती है, लेकिन कल ये खतरा सामने खड़ा है। आज इसी पर हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग लगी जंगल में, और अमेरिका जितना मजबूत और ताकतवर और साधन संपन्न देश है वो भी उस आग को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसका मतलब कि प्रकृति से खिलवाड़ अगर आप करेंगे तो फिर आप दिक्कत में पड़ेंगे, क्योंकि उसकी नाराज़गी आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात कि जलवायु में बदलाव कितना संकट पैदा कर रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो में हमारे 4 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के एक ऐसे हमारे साथी कमल राठी जी हैं जो सड़क से संसद तक जनता के मुद्दों पर बातचीत करते हैं और वो अदालत तक जाते हैं। इसके साथ साथ प्रोफेसर सौरभ पोपली जी जो स्कूल ऑफ प्लानिंग के प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी चिंता पर्यावरण को लेकर भी है। इसके साथ आज मौजूद है हमारे स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान। एक तो सिन्हा साहब है, देवकांत सिन्हा जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप शोध करते हैं जलवायु के मामले में और उनके कई रिसर्च पेपर पढ़े भी जाते हैं और दुनिया में उनकी बातचीत को सुना भी जाता है ध्यान से। और उन्हीं के साथ है डॉक्टर अमृता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर्यावरण के मामले में अमृता जी ने मध्य प्रदेश के जंगलों में काफ़ी काम किया और ख़ासतौर से हम कान्हा की बात करें तो कान्हा जो एक सेंचुरी है हमारे यहाँ पूरे देश में जानी जाती है, वहाँ भी उन्होंने काम किया है। तो इन सब की जो बातचीत है वो हम सुनेंगे। आज सुनने का दिन है हमारा, खासतौर से मैं अपनी बात करूं, और बोलने और जानकारी देने की बात है अमृता जी, देवकांत जी और सौरभ जी। चर्चा की शुरुआत सौरभ जी आपके साथ जी। नमस्कार राघवेंद्र जी। हमने देखा इस जनवरी 4 की खबर थी कि शिमला में नॉर्मल से अधिक 11 डिग्री अधिक टेम्परेचर मापा गया पहली बार। पहली बार इतना ज़्यादा टेम्परेचर था 11 डिग्री अबव नॉर्मल, जो पिछली बार ये हुआ था कई साल पहले, तो वो जनवरी के आखिरी हफ्ते 28 या 30 जनवरी को मापा गया था। तो हम ये देख रहे हैं कि लगातार क्लाइमेट चेंज से वेदर पैटर्न्स शिफ्ट होते जा रहे हैं और जैसे अनसीजनल वार्म वेदर, अनसीजनल गर्माहट का महसूस होना, और उससे बहुत सारे प्राकृतिक चीज़ें जो प्राकृतिक फिनोमेना हैं वो जुड़े हुए हैं, जैसे कि फ्लावरिंग जिसको हम फिनोलॉजी कहते हैं। पेड़ों से जब फूल प्रकट होते हैं और पेड़ और अन्य प्राणी जैसे बेयर हैं, हिमालयन बेयर वगैरह हैं, ये सब अपनी निद्रा से बाहर निकलते हैं, तो हाइबरनेशन से बाहर निकलते हैं, डॉर्मेंसी से बाहर निकलते हैं, तो उसका जो फ्लावरिंग का पैटर्न है, फ्रूटिंग का पैटर्न है, ये सब शिफ्ट होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज इसलिए एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है, पर्टिकुलरली उस देश के लिए जिसमें ज़्यादातर आबादी ग्रामीण है। दूसरी तरफ एक नेचर मैगजीन जो बहुत ही एक रिस्पेक्टेड साइंटिफिक जर्नल है, उसमें एक खबर आई थी पिछले साल जिसमें कहा था कि भारत के लगभग 56% भूमि इसकी कृषक भूमि में है, और उसमें लगभग 50 लाख पेड़ों का घटाव है 4 सालों में। 18 से 22 तक की स्टडी की गई थी, सैटेलाइट डेटा हमारे सामने है, और ये कह रहा है कि हमारे जो कृषक इलाके हैं उसमें लगभग 50 लाख पेड़, बड़े पेड़, जो कि आम पेड़ नहीं पर बड़े पेड़, मेढ़ों पे जो पेड़ लगाए जाते थे, जो हम देखते थे पीपल के, बरगद के, जो मल्टीफंक्शनल स्पीशीज थी, जो महुआ के पेड़ हैं, वो कम होते जा रहे हैं। अब जब ये पेड़ कम होंगे तो साधारण सी बात है कि उसकी जो ये जो हमारी भूमि की जो नमी है वो जल्दी भूमि हमारी सूख रही है। ये हमारे साइंटिफिक रिसर्च भी यही कह रही है।
उसमें जो लीफ लिटर गिरेगा और लीफ लिटर में जो जितने कीट वगैरह जो उत्पन्न होते हैं वो कम होंगे, तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारी और समस्याएं शुरू होती हैं। हमारे यहाँ पॉलिनेटर्स जो कि उसके बीज जो कि हमें फल देते हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज तो एक मुद्दा बन ही रहा है, साथ में एक तरह की जो नई जैसे हम एग्रीकल्चर के पैटर्न्स जैसे चेंज हो रहे हैं, उससे भी हमारे साथ लगातार एक चिंता बनी हुई है। तो इन चिंताओं को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब हो सकता है कि हमारे जो मेहमान हैं वो कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे, इसको आगे ले जाना चाहेंगे। दरअसल इस बात पर भी मेरी कोशिश है कि आपसे भी मेरा आग्रह है कि भारत में तो जो कुछ हो रहा है, हमको मालूम है कि आपने बताया 1 साल में 50 लाख पेड़ घटना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा दुनिया की तरफ जाना चाहूँगा। अमृता जी, ये सारा मामला हम अगर ग्लोबली देखेंगे तो जितने किसानों की पराली जलने से नुकसान हो रहा है, जितना पेड़ों के कटने से नुकसान हो रहा है, जितना पहाड़ों को काट कर सड़क बनाने से फ़ायदा भी लेकिन नुकसान भी, क्योंकि प्रकृति इसमें नष्ट हो रही है, जितने ज़्यादा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रही है, आप देखिए कि नदियों से रेत बहुत निकाली जा रही है, बेशुमार रेत निकाली जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम इस पर भी जाएंगे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है। अभी लेबनान में जब इजराइल ने एक सुरंग के भीतर बारूद बिछाकर विस्फोट किया था तो लोगों ने कहा कि वो धमाका इतना तेज था कि लगा जैसे परमाणु बम फट गया हो। यूक्रेन की और रशिया की हम बात करें तो उसमें युद्ध में जो नाटो देश हैं वो इतना ज़्यादा बारूद यूक्रेन को दे रहे हैं, और रूस भी इतना खर्च कर रहा है कि पूरा दुनिया का पर्यावरण इससे विचलित हो रहा है। तो सिर्फ न केवल आगजनी हो रही है, जंगलों में पेड़ कट रहे हैं, हम पहाड़ों को समाप्त कर रहे हैं, तो चौतरफा संकट है। आप इसको जिस भी ढंग से देखते हो दर्शकों को बताइए कि कैसे बच सकते हैं और इसके लिए दोषी कौन है, अगर आप बताना चाहें तो। जी। तो इसमें एक चीज होती है कि पहले तो हम दोष बांटने में बड़ा लग जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अगर कोई इसका जस्टिस का ठेकेदार होगा तो उसमें हमको पता चल जाएगा कहाँ पे जाना चाहिए, किसको बताना चाहिए। मगर हम शायद ये भूल जाते हैं कि ये जो नाइंसाफी होती है, जो मान लो डेवलपिंग वर्ल्ड से डेवलपिंग वर्ल्ड तक आए या फिर शहरों से गांव तक आए, वो इनइक्विटी और जो उसको बोलते हैं जो भेदभाव हो रहा है, किसको गेन्स मिल रहे हैं, किसको लॉस मिल रही है, ये हर स्केल पे काम कर रही हैं। तो जो आप बता रहे थे वो भूगोल में तो हो ही रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, मगर छोटे छोटे क्षेत्रों में भी वही नाइंसाफी, वही इनइक्विटी का एक सिम्टम में हम सब जी रहे हैं। तो जैसे ज्यादातर जो सुझाव आते हैं वो क्योंकि हम एक सिस्टम में रह रहे हैं, उस सिस्टम को ना तोड़ने के, उसी सिस्टम के सिम्टम को हटाने में लग जाते हैं। तो दवाइयों का सोच लीजिए, जैसे अगर आप दवाई खाते हैं तो आप ज्यादातर दवाई खाते हैं कि बुखार कम हो जाए या हेडेक चला जाए, सर का दर्द चला जाए, मगर जो चीज उसको कॉज कर रही है, जिसके कारण से वो हो रही है, वो हम मिटाने में मुकर जाते हैं। तो मेरा ज्यादातर राय यह है कि जो हमारी डेवलपमेंट का मॉडल है, जैसे हम अपने आप को डेवलपमेंट का मॉडल को हमने बहुत ही कम गौर से देखा है। अगर हम उसमें और ध्यान देते तो डेवलपमेंट के मॉडल में ना केवल ज्यादा पैसे या ज्यादा पैसे कमाने की क्षमता होती, डेवलपमेंट के मॉडल में अच्छा रहन सहन, स्वास्थ्य, पानी, हवा सब आता। और अगर वो डेवलपमेंट चाहिए तो फिर ये आग कम लगेंगे, ये माइनिंग जो गलत जगह पे होनी है वो कम होगी। तो जो टेक्नोलॉजी चाहिए एग्रीकल्चर को, हमारे कृषि भूमि को बनाए रखने की, वो टेक्नोलॉजी हम उस तरीके से बनाएंगे ताकि उसका कोई कॉन्सिक्वेंस फिर बुरा ना आए। तो एक्चुअली वो अपनी माइंडसेट को बदलने की देरी रहती है, और वो ना खाली हमारी प्रॉब्लम है, वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है जाती है। दरअसल ये जो बात डॉक्टर अमृता नीलकांतन जी ने कही कि माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, ये जो माइंडसेट है वो सरकारों का भी बदलना चाहिए, और सरकार के भीतर जो तंत्र काम करता है, जो सिस्टम काम करता है, जो अफसर काम करते हैं, जो एजेंसियां काम करती हैं, उनका भी माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार समाज और सरकार मिलकर जब काम करते हैं तब उसके नतीजे बेहतर आते हैं। तो हमें लगता है कि पर्यावरण को सुधारने के लिए सरकारों का जो पर्यावरण है उसको भी सुधारेंगे, क्योंकि सरकार के भीतर का जो सिस्टम है उसका भी पर्यावरण ठीक नहीं है। दरअसल ये जो सारा मामला है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर देवादित्य सिन्हा जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आप इन सारी तकलीफ़ों को, क्योंकि डॉक्टर अमृता ने कहा कि हमको
चीज़ों को जड़ में पहुंचना पड़ेगा कि आखिर सिर दर्द हो रहा है तो उसकी वजह पेट है, पेट खराब है इसलिए सिर दर्द हो रहा है। तो इस पर्यावरण का मामले में हम अगर आयुर्वेद के स्टाइल में काम करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद बीमारी का जड़ से इलाज करता है। अभी जो सारा सिस्टम काम कर रहा है वो एलोपैथी की तरह काम कर रहा है कि अगर आपके पेड़ कट रहे हैं, जैसे सौरभ जी ने कहा कि पीपल के पेड़ अब कम हैं, बरगद के पेड़ कम हैं, अब हम उसकी जगह लगा रहे हैं शो पीस वाले पेड़ जो दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो हमको सुधार की ज़रूरत है और माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। सिन्हा जी, आपकी राय? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही एक रेलिवेंट सवाल पूछा है। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि समाज, सरकार और बाज़ार, तो हम लोग बाज़ार को कई बार जो है भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो एक प्रॉब्लम है वो ये भी है कि ये पब्लिक डिमांड से भी चीज़ें आती हैं। सरकार किसके लिए काम कर रही है जी, तो वो पब्लिक डिमांड से, और कहीं ना कहीं हमारा जो कंजम्पशन है, जैसे इन्होंने भी अमृता जी ने कहा कि जो हमारा विकास का मॉडल है, हम लोग जो है जीडीपी मॉडल फॉलो करते हैं। और जीडीपी के जो स्टार्टअप्स जाएंगे तो वो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद से ये था कितने जल्दी जल्दी वो विकास कर पा रहे हैं। तो हमारा जो मॉडल पूरा जो विकास का है वो इस पे है कि हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम है। लेकिन आपको एक बात मानना पड़ेगा कि हमारा जो देश है वो गांधी का देश है और हम लोग हमेशा से ही शांतिप्रिय देश रहे हैं। और हमारे संस्कृति में जो है वन्य जीवों के प्रति, नदियों के प्रति बहुत अच्छा एक हमारा एक कॉम्पैशन, वो बिहेवियर आप देखेंगे किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज को देख लीजिए आप, वहाँ पे आपको बड़े जानवर और वाइल्ड लाइफ इस तरह से नहीं मिलेगी जो इंडिया में इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद जो हमने बचा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति को पहचानने की जरूरत है। हमें अंधों की तरह वेस्टर्न उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमें अपने आप को देखना है कि हमें क्या चाहिए, नहीं तो उसका कोई अंत नहीं है। जो ह्यूमन ग्रीड है, गांधी ने से बोला है कि अगर हम वेस्ट को कॉपी करेंगे तो हम लोकस्ट की तरह दुनिया को खाली कर देंगे। तो यही मैं कहना चाहूँगा आपसे। मैं तो राठी जी, जो बात डॉक्टर अमृता जी, सिन्हा जी कर रहे हैं, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें या भोपाल की बात करें या जो सेंचुरी की बात करें, भोपाल को भी अब एक तरह से नेशनल पार्क जो वन्य प्राणी के लिए उसको संरक्षित करने का मामला हो गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हमारे यहाँ रिजर्व एरिया है, जो नेक्स्ट सेंचुरी है, उसको लेकर आपकी राय? क्योंकि केंद्र सरकार ने तो ये व्यवस्था कर दी है लेकिन राज्य सरकार और उनके अधिकारी इसमें थोड़े से पिछड़ रहे हैं या चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी? देखिए, आजकल एक सरकार में नई परंपरा चल पड़ी है कि हर काम न्यायालय से हो। सरकार भी न्याय करने बैठी है और उसे न्याय करना चाहिए। अब भारत सरकार ने जैसे कानून बना दिया, वेटलैंड को लेके या जंगलों को लेके बहुत सारे कानून बने। मैं तालाबों की बात करूं तो वेटलैंड रूल्स 2010 में आए, फिर 2017 में आए। लेकिन अंत में भी सरकार के अधिकारी जो बैठे हैं, मंत्री तो जाएगा नहीं, अधिकारियों ने काम नहीं किया। अब पिछले 15-20 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि 3 महीने के अंदर 2,31,000 हिंदुस्तान के 2.25 हेक्टेयर से बड़े वेटलैंड को नापा जाए। ऐसी जो टाइगर रिजर्व की बात या टाइगर सेंचुरी की बात करें तो हम एक भोपाल को एक एग्जाम्पल के रूप में लें तो भोपाल एक शहर है जो हमारे मुख्यमंत्री भी बोलते हैं कि यहाँ दिन में आदमी और रात को बाघ रहता है और कोई लड़ाई झगड़ा उन दोनों के बीच में नहीं है। तो ये एक समझौते में दोनों जन जी रहे हैं। तो उसको कैसे हम संरक्षित रखें, इस पे जब बताएंगे तो उस पे कोई कानून बनाने को तैयार नहीं। कानून सारे हैं लेकिन उसको लागू करने के लिए वो अधिकारियों। लेकिन राठी जी, जो रात में टाइगर घूम रहा है और दिन में इंसान घूम रहा है, ये सीज फायर है। जिस दिन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू होगा उस दिन दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए कोई देश आके या कोई लीडर आके समझौता नहीं कराएगा, क्योंकि टाइगर तो टाइगर है। मुझे लग रहा है सर कि इंसानों से ज्यादा जानवर समझदार हो गए। उनने खुद ही ढूंढ लिया कि भैया तुम दिन में घूम लो, हम रात को घूम लेंगे। ठीक है। तो मतलब भोपाल का तो लाइव एग्जाम्पल है। और इसके लिए संरक्षण के लिए पूरे प्लान बनते हैं लेकिन ये अधिकारी उन प्लानों को काम ही नहीं करने देते हैं। कहीं ना कहीं जमीनों के जो लालच है, जमीन रखने का जो लालच है, तालाबों के पास में, नदियों के पास में और जंगलों के पास में, ये इन सब चीज़ों पे इतना हावी है कि जो कानून बना है उसको भी तोड़ मरोड़ के या अपने इच्छा अनुसार उसको परिभाषित करके जी अधिकारी और नेता अपना काम करते हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे बहुत आवश्यकता है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें, किसानी की बात करें, तो हमें वो काम करना की आवश्यकता है और जिससे हम ये सब कानून को सही ढंग से पालन करा सकें। बिल्कुल सौरभ जी, दरअसल आपने शुरुआत में कहा था कि देश में पेड़ों की संख्या घट रही है। अल्मोड़ा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जब वहाँ के जंगलों में आग लगी थी तब बड़ी भारी मात्रा में तबाही हुई थी और अल्मोड़ा के जंगलों की आग तो 41 दिन तक लगी रही। ये तो हुई देश की बात, क्योंकि उत्तराखंड हिमालय की तराई में और हिमालय का हिस्सा है।
वहाँ जब आपने कहा कि शिमला में जिस तरह से गर्मी तापमान उछला था, 11 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर गया था, तो ये बताता है कि खतरा हमारे दरवाजे पर आ गया है। लेकिन अगर हम दुनियादारी की बात करें तो कल ही की बात है, जैसे लॉस एंजलिस में जो आग लगी, उसने 36,000 एकड़ का जो जंगल था उसको जलाकर राख कर दिया। पूरे करीब 17,000 घर वहाँ जल गए, हजारों लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा। तो ये जो प्राकृतिक जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बता रही कि जो इंसान लापरवाही कर रहा है, अगर प्रकृति ने भी उस पर अपनी लापरवाही दिखाना शुरू कर दी या तांडव शुरू किया तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। आपकी राय, समाज और सरकारें इसमें किस ढंग से काम करें? क्योंकि सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, उनका अपना माइंडसेट है, जो डॉक्टर अमृता ने कहा, समाज अपना माइंडसेट बदले तब ये स्थितियां सुधरेंगी। जी, आपका इसमें? जी, थैंक यू सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये पता है कि अगर हम नियमित रूप से और नियोजित रूप से और संस्थागत रूप से अपना विकास नहीं सोचेंगे तो इसमें ज़रूर कुछ लोग होंगे जो जीतेंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो हारेंगे। ये हमें बहुत सारी सोशल साइंस, बहुत सारी स्टडीज़ हमें बता रही हैं। हमें बता रही हैं, जैसे आपने कहा, कि क्लाइमेट चेंज हमारे दर पर है और इस पे हमें ये भी पता है, अनुमान ये है कि मैं बहुत सारे दरवाजे लोग, पर है, ये तो संकोच में कह रहा हूँ, वो तो अंदर आ चुका है, बिल्कुल, और हम लोग हर साल उसका शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल आ चुका है सर। ये जायज़ बात है। आपको अभी ये जो थिंक टैंक यूएस प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, वो खुद ही ये कह रहा है कि विश्व स्तर पर जीडीपी घटने वाला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो नुकसान है वो सभी भुगतेंगे, अलग अलग तरीके से भुगतेंगे, पर उसका भुगतान सभी को करना है। क्योंकि अगर हमने अपना रवैया नहीं बदला, ये उम्मीद थी कि 2030 तक हम या और 5 साल हमें मिल जाएंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि तक पहुंचने में, पर ये आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल हम उसको पार कर चुके हैं। तो हम क्लाइमेट चेंज बहुत दर से, बहुत स्पीड से हमारे पास आ रहा है। हमारे ग्लेशियर मिटने की कगार पर हैं। हमारे जो इसीमॉड, जो एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्तर पर काम करती है, वो हिमालय को कह रही है कोट अनकोट ऑन द ब्रिंक, एन इकोसिस्टम ऑन द ब्रिंक। उसका ये मतलब है कि बहुत ही विशाल पैमाने पर चेंजेस का होने का अनुमान है और हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक नियमित, नियोजित और संस्थागत तरीके से और युद्ध स्तर पर क्लाइमेट चेंज का हम सामना करें। और हमारे पास वो टूल्स भी हैं, जैसे फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन में मेरे साथी हैं, उनका एक्चुअली काफ़ी अनुभव है। बहुत अच्छे लोग हैं, भोपाल में भी हैं जो लोग रेस्टोरेशन पे काम करते हैं, जो हमारी वन भूमि है, जो डिग्रेडेड है, जिनकी क्वालिटी ख़राब हो गई है, उनको वापस से एक थ्राइविंग इकोसिस्टम, एक अच्छा परिवेश और अच्छी परिस्थितिकी का जो लेवल है उस पर लाने में वो सक्षम है। उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल, नमूने भी दिए हैं हमें। तो हमें ये ज़रूरी अभी का समय ये मांग कर रहा है हमसे कि हम इसको देखें और ये देखें कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो कम होते जा रहे हैं। हमें एक युद्ध स्तर पर नियोजित तरीके से सारे समाज को देखते हुए आगे बढ़ना है। हमें जो लोग पर्टिकुलरली वनरेबल हैं, जो एट रिस्क हैं, उनकी एक कॉन्सेप्ट है जिसको इंग्लिश में प्रिकैरिटी कहते हैं। प्रिकैरिटी मतलब कि आपकी वो वनरेबिलिटी से डिस्टेंस अगर बहुत कम है तो ये तय है कि आप जब कोई इम्पैक्ट आता है, जैसे फ्लड होता है, तो जो लोग निचले इलाकों में हैं पहले घर उनके बहेंगे। बिल्कुल। और हमें पता है, जैसे हमने अगर अनियोजित तरीके से अगर हमने कलियासोत नदी जैसे एक उदाहरण है, हमने पिछले साल उसको स्टडी किया है। हमारे पास उसके कुछ मॉडल्स हमारे पास उपलब्ध हैं, हमने तरीके से उसको स्टडी किया है। हमें ये पता है कि क्योंकि हमारे पास डेवलपमेंट प्लान आया नहीं है तो हम अनियोजित तरीके से कलियासोत नदी का हम शहरीकरण कर रहे हैं। और अगर वे शहरीकरण चलता रहा तो डाउनस्ट्रीम एक एरिया जहाँ पे आपका मंडीदीप है वो एट रिस्क हो जाएगा। आपको पता है 6 अगस्त को वहाँ पर एसडीएम साहब रात भर रुके क्योंकि वहाँ पर छठ घाट तक पानी आ गया था मंडीदीप में, जबकि मंडीदीप एक्चुअली एक उछला इलाका है और नदी से कम वो छठ घाट का 8-9 मीटर का डिफरेंस है। बिल्कुल। पर क्योंकि अगर ये शहरीकरण पास आता गया और उसके तट को हम बचा नहीं पाए कलियासोत नदी के, तो ये जरूरी है कि जो आसपास के इलाके हैं वो उस पर फ्लडिंग होनी ही है। बिल्कुल। ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं,
पर अगर 10 साल तक कोई सरकार या कोई डेवलपमेंट एजेंसी उसको नहीं पहचानेगी तो ये होने ही वाला है, जैसे बंगलोर में हुआ है, जैसे पुणे में हुआ है, जैसे चेन्नई में हुआ है। तो मेरी इस चैनल के माध्यम से यही दरख्वास्त है कि हमें क्लाइमेट चेंज को सही तरीके से समझना चाहिए, हमें साइंस को, विज्ञान को, प्लानिंग और प्लानिंग को आसपास और एक संस्थागत तरीके से जोड़ना चाहिए। हमें आज, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि आज की दुनिया में अगर कोई ऐसी प्लानिंग, कोई नियोजन नहीं हो सकता जिसमें जो क्लाइमेट सेंसिटिव ना हो और जिसकी हम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, जिसको हम परफॉर्मेंस आउटकम से हम ये नहीं पूछ सकते कि आप क्लाइमेट चेंज के साथ का निपटारा आप कैसे करेंगे। बिल्कुल। दरअसल अमृता जी, ये जो सारा मामला जो सौरभ जी चिंता जता रहा है और हम लोग भी सब इस पर बात कर रहे हैं, आपने कहा था पिछली बार कि माइंड सेट की ज़रूरत, बदलने की ज़रूरत है। ये जो माइंड सेट है, सेना जी ने कहा कि असल में मार्केट का मामला है, इसमें पॉपुलेशन भी है, जनसंख्या भी है, आप कितना उत्पादन करेंगे, कितने साधन, कितनी सड़कें बनाएंगे, कितने फ्लाईओवर बनाएंगे। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो हर चीज़ जो भी करेंगे वो कम होती चली जाएगी। तो जनसंख्या का बढ़ना भी एक तरह से पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। हम नहीं कहते कि लोग जो है वो मार दिए जाएं, कम से कम जो लोग हैं वो ठीक से काम करें, सेंसेबल हो, और जनसंख्या पर नियंत्रण की ज़रूरत है। तो इसकी बातचीत में अगर आप इसका जिक्र करें कि माइंडसेट बदलने के मामले में पब्लिक से लेकर जो सरकारें हैं गवर्नमेंट तक, उनको काम करने की ज़रूरत है। तो इसमें मैं एक्चुअली दो चीजें बोलना चाहूंगी। एक तो जनसंख्या की एक टोटल कैपेसिटी की प्रॉब्लम तो हो सकती है, मगर अभी हम उससे दूर हैं। अभी जो प्रॉब्लम है हमारे पास है सामान्य, जैसे हमारी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी डिवीजन की प्रॉब्लम है कि किन को मिल रहा है और किन को नहीं मिल रहा है। एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम चल रही है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम में जैसे हम लोग बात कर ही रहे थे, एक की कंजम्पशन या एक कंट्री की कंजम्पशन या फिर एक फैमिली की कंजम्पशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी जो प्रोफेसर पोपली बोल रहे थे कि एक तो है जो क्लाइमेट चेंज के हम आउटकम्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा शायद मेरे लिए डरावना है जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और वो भी हमारी लाइफ में ऑलरेडी आ चुकी हैं। जैसे हमारे जहां हम हैं अभी मध्य प्रदेश में या फिर मध्य क्षेत्र इंडिया में, जो मॉनसून आता है, पहले जितना पर्याप्त पानी सारा टाइम रुक रुक के गिरता था, अब वो एक ही टाइम गिर जाता है। तो उसमें क्या उगा सकते हो, हमारी जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो क्या कर सकती है, आगे जाके 10 साल में क्या कर पाएगी, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और इन सारी चीजों के लिए जो हम काम करते हैं वैज्ञानिक तौर पे, जो इस पैनल से जुड़े हुए हैं सब, की रेस्टोरेशन, लैंड रेस्टोरेशन की, जंगल को बचाने की, ये सब जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सारे जो नदियां हैं सेंट्रल इंडिया में, उनकी शुरुआत इन जंगलों में ही होती है। बिल्कुल। तो अगर नाश हो जाएंगे वो जंगल और वो पानी वहीं पे रुक जाएगा या फिर नीचे नहीं आएगा, तो समस्या बढ़ेगी ही। जो प्रिडिक्ट हो रही है वो भी आपकी बात में एक्चुअली ऐड करना चाहता हूँ। आपने कहा कि नदियां जंगलों की वजह से होती है। मध्य प्रदेश की जो एक जिसको हम नर्मदा माँ कहते हैं, उनके जो पहाड़ है आसपास, विंध्याचल और सतपुड़ा, वहाँ साल के पेड़ होते हैं। उन साल के पेड़ का खूबसूरती है कि वो बारिश का पानी अपने में सोख लेते हैं। जब गर्मी आती है तो उनकी जड़ों से वो पानी निकलता है और वो नदी में जाकर बहता है। तो वो जो साल के पेड़ हैं वो लगातार घटते चले जा रहे हैं, और उस वजह से नर्मदा जी का जलस्तर भी नीचे जा रहा है, और उसमें जो रेत निकाली जा रही है उससे भी कई बार तो ऐसा लगता है कि नर्मदा जी की जो धारा वो टूट जाएगी। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो सिर्फ मौसमी नदी बनकर रह जाए, अभी वो 12 महीने बहती है। तो जो आपने कहा कि पेड़ पौधे की वजह से, जंगल की वजह से नदियां हैं, मैं उस बात की थोड़ी सी पुष्टि करूंगा। जो बोला बहुत ही सही बोला, और मैं ये लिंक एक बारी, लोगों को लगता है कि ये लिंक इतना स्पष्ट नहीं है जी, मगर है स्पष्ट। अगर आपके पानी का साधन जंगलों से जुड़ा हुआ है, अगर उस पानी का गिरना क्लाइमेट चेंज भूगोल से जुड़ा हुआ है, तो हर एक चीज जो हम नापते हैं, जिस पे हम जांच करते हैं, वो डे टू डे लिविंग में आ जाती है। बिल्कुल डे टू डे लिविंग में रहती है, और इसलिए वो माइंडसेट का चेंज होना इंपॉर्टेंट है। और इसमें बस एक लास्ट पॉइंट जोड़ना चाहती हूँ कि ये कोई एक व्यक्ति या कोई एक गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट नहीं हल कर पाएगी। ये जैसे कॉलोनी में सबको साथ में काम करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट को प्लानिंग साथ में करनी पड़ेगी, और इसमें हम योगदान देने को तैयार हैं कि ये प्लानिंग कैसे हो पाए। ठीक बात है, सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। सना जी, जो आपने कहा था, दरअसल दुनिया की आबादी
850 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। बताते हैं कि धरती मनुष्यों के बोझ से दब रही है, संसाधन कम पड़ रहे हैं, नदियों का पानी कम पड़ रहा, पहाड़ और पेड़ से जो चीज़ें निकलती है, जो निकलते हैं, जिसे कहते हैं कि खदानों से जो चीज़ निकाली जाती है वो भी घटती जा रही है। तो मार्केटिंग, प्रोडक्शन वो अपनी जगह है, लेकिन पहाड़ों को बचाना ही भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस पर आपकी छोटी सी टिप्पणी। जी, मैं इस पे कहना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल सही कहा, जनसंख्या का प्रेशर तो है ही, लेकिन हम जो ज़्यादातर जो मेरी जो अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा है जी, जो मैं तो बाहर देशों का नहीं जानता, मैं जो भारत देश में देखा है, कुछ चीज़ें तो आपको राजनीतिक और मार्केट का जो एक निक्सस है उसका भी वजह से है। क्योंकि देखिए क्या होता है, ये बात मैं कहना चाहूँगा आप सबसे कि एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक टर्म होता है। तो बेसिकली ये होता है कि कोई पार्टी 5 साल के लिए सरकार में आती है और उनका एक एजेंडा होता है कि इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन जीतना है। और कहीं ना कहीं वो जो फंडिंग है वो कंपनी से आते हैं, जो पार्टी पावर में आती है, रिस्पेक्ट कोई पार्टी, मैं कोई पर्सनल पार्टी पे नहीं बोल रहा इस बात को, वो कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस की तरह होता है। तो बेसिकली क्या है, आप देखेंगे कई सारे डैम है, कई सारे थर्मल पावर प्लांट है जो अब प्रॉफिटेबल भी नहीं है, ना ही उतना उत्पादन कर रहे हैं जितना कि बनाया गया था, प्रपोज किया गया था। तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये डिमांड क्रिएट किया जा रहा है या डिमांड कहीं से आ रहा है। क्या हमें जबरदस्ती बोला जा रहा है कि नहीं तुम्हें एसी चलाना ही है, तुम ये नहीं करो, तुम जो विकसित नहीं हो। तो मैं जो आपको बात कह रहा था कि ये जो इसका कोई एंड नहीं है, लग्जरी कब आपकी नीड बन जाए, जरूरत बन जाए उसको कहने के लिए, तो वो एक चीज है। तो उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो हम सस्टेन डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हमें अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए भी छोड़ के जाना है, बिल्कुल, और हम दूसरे बारे में सोचे। जैसे हमारा एक कम्युनिटी जो ओनरशिप चीजों थी, अब तो हम सब इंडिविजुअल बनते जा रहे हैं। तो ये एक फिलोसॉफिकल मैं आर्गुमेंट देना चाहता था यहाँ पे। जी, तो कह सकते हैं कि समय की चूंकि कमी, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इंसान पानी में तैरना चाहता है, आसमान में उड़ना चाहता है, वो चंद्रमा तक भी पहुँचना चाहता है, मंगल ग्रह पर जाना चाहता है, लेकिन वो दुनिया में कैसे रहे ये रहना नहीं, ये उसको रहना अभी तक नहीं आया। तो हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि लोग दुनिया में इस धरती पर कैसे रहे ये रहना भी सीख जाए, ताकि हम अगली पीढ़ी को एक सुरक्षित और समृद्ध धरती देकर जाएं। ऐसा ना हो कि हम चांद पर तो पहुंच गए लेकिन धरती को हमने खत्म कर दिया। तो समय की कमी है, मैं कमल राठी जी से माफ़ी मांगूंगा कि उनकी अंतिम टिप्पणी हम नहीं ले पा रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो आपदा है क्लाइमेट चेंज की, ये बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है और इसमें समाज और सरकार सबको मिलकर काम करना है। उसमें भी सबसे खास बिंदु यह है कि सरकार का जो ऑफिसर्स होते हैं, जो उनका तंत्र होता है, मशीनरी, वो अगर पॉजिटिव रहेगी तो सरकार की योजनाएं और समाज का सहयोग मिलकर हम क्लाइमेट चेंज को एक तरह से खतरनाक होने से रोक सकते हैं। यही एक कोशिश है और आज की डिबेट भी उसी कोशिश का एक हिस्सा है। मैं सिन्हा जी आपका बहुत साधुवाद करता हूँ, डॉक्टर अमृता जी आपका बहुत साधुवाद, सौरभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और राठी जी आपका भी साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।